नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए म्यूचुअल फंड की एक और स्ट्रेटजी। तो अभी रिसेंटली महेश सर ने एक वीडियो बनाया था, स्विंग ट्रेडिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो उसी के बारे में मैंने रिसर्च करी, सर का वीडियो अच्छे से देखा, उसके बाद बैक टेस्टिंग करी और फिर बनाई एक गूगल शीट हम सब के यूज करने के लिए। तो उसी को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं और कुछ एनहांसमेंट्स जो मैं अपनी तरफ से अपनी स्ट्रैटेजी में यूज करने वाला हूं उनके बारे में बात करता हूं। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो एनहांसमेंट्स और क्या है ये स्ट्रैटेजी। जो लोग महेश सर का जिसने वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैं रिकैप जरूर करूंगा, लेकिन उनकी वीडियो जरूर देख लें। प्लस मैं कुछ और एडिशनल पॉइंट्स डालूंगा जो उनके वीडियो में कवर्ड नहीं थे। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी के साथ कि स्ट्रैटेजी क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास होगा एक पूल 21 इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड्स का, जिनमें होगा 0% एग्जिट लोड। उसके बाद उस पूल को हमने डिवाइड कर दिया है 3 सब पूल्स में और हर एक पूल में है 7 म्यूचुअल फंड्स। तो 7 into 3 21 टोटल फंड्स। फिर हम फिक्स कर लेते हैं एक बाई डेट पहले म्यूचुअल फंड परचेज के लिए। तो मंथ के शुरुआत में, जो कि 1 से लेके 8 तारीख के बीच में, आप कोई भी डेट चूज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। उस दिन हम पहला म्यूचुअल फंड खरीदेंगे इस पूल में से। कैसे, मैं अभी आगे बताऊंगा। तो एग्जाम्पल के लिए यहां मान लेते हैं हमने 6 सेलेक्ट करी, तो उस 6 को हम खरीद लेंगे पहला म्यूचुअल फंड पहले पूल से। तो आपको ये लिस्ट दिखाता हूं जो महेश सर ने हमें दी है। तो ये है वो सारे म्यूचुअल फंड्स, 21 म्यूचुअल फंड्स जिसमें 0% एग्जिट लोड है और सारे बेस्ड हैं इंडेक्सेस पे। क्यों इंडेक्सेस, ये थोड़ी देर में मैं बात करूंगा इंडेक्स फंड क्यों। और इन फंड्स को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है 3 पूल्स में। ये आप देखेंगे, पहला पूल, सेकेंड पूल और थर्ड पूल। और हर एक पूल में 7 म्यूचुअल फंड्स हैं। तो जब 6th आएगी, 6th को जो भी आपने डेट फिक्स करी है 1 to 8 से, यहाँ एग्जांपल हम 6th मान रहे हैं, लेकिन आप फर्स्ट भी रख सकते हैं, 8 तक भी रख सकते हैं। तो 6th को आप पहला म्यूचुअल फंड जो कि यहाँ पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड, उसको खरीद लेंगे। कितना खरीदेंगे ये अब देखते हैं। से आपने मान लिया आप एक बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10,000, तो आप 10,000 का वो म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे। उसके बाद फिर हम पहला म्यूचुअल फंड सेकेंड पूल से खरीदेंगे 10 दिन के बाद। तो 6 को पहला खरीदा था, तो 16th को हम दूसरा म्यूचुअल फंड खरीदेंगे जो कि है दूसरे पूल से। तो ये है हमारा दूसरा पूल और इसका पहला म्यूचुअल फंड है आईडीएफसी निफ्टी फंड। तो आप इसको खरीद लेंगे 16th को। और इसी तरह और 10 दिन बाद हम तीसरा म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे तीसरे पूल से, जो कि है ये वाला डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50। तो एक मंथ में हम 3 परचेजेस कर रहे हैं। पहला परचेज मंथ के पहले वीक में, उसके 10 दिन बाद सेकंड परचेज और उसके 10 दिन बाद थर्ड परचेज। तो 10-10 दिन का गैप रहेगा यहाँ पे और हर एक परचेज में हम सेम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ एग्जांपल में हमने 10,000 मान रखा है। आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं, जो थोड़ी देर में आगे मैं आपको बताऊंगा आप कैसे डिसाइड करेंगे कितना अमाउंट आपके लिए सही है। और खरीदने के बाद अब आता है प्रॉफिट की बारी। तो हमारा प्रॉफिट टारगेट होता है 5%। तो जैसे ही 5% आपको किसी म्यूचुअल फंड में मिल जाए, और म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है कि ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं पूरे दिन भर में आप चेक करेंगे कब 5% आ रहा है, नहीं। ये डे एंड पे आपको एनएवी बताएंगे क्लोजिंग पे, और उस एनएवी के आधार पे आप अगले दिन का ऑर्डर डाल देंगे कि ओके ये 5% से ऊपर चला गया है, मेरे फंड्स बेच दो। तो वो ऑटोमेटिकली ब्रोकर अकाउंट में सेटल हो जाएगा या जहां भी आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट है। और ये परचेज साइकिल, क्योंकि अब हमारे पास 7 फंड हैं, टोटल 21 फंड, एक महीने में 3 फंड्स यूज हो गए, तो 21 फंड 7 महीने में सारे हम इन्वेस्ट कर चुके होंगे। एक एक करके सबकी बारी आती रहेगी इस वाली लिस्ट से। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट मंथ में ये 3, सेकेंड मंथ में ये 3, थर्ड, ऐसे ही करते करते 7th मंथ में यहाँ पे। इसके बाद हमारा पूल खत्म हो गया, तो क्या करेंगे हम, रिपीट करेंगे। तो 8th मंथ में फिर से ये वाला, 9th मंथ में फिर से ये वाला, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये साइकिल हर 8th मंथ में रिपीट होती रहेगी। अब अगर किसी म्यूचुअल फंड में 7 महीने तक हमारा टारगेट नहीं आया, उसमें क्या करना है, उसमें 8वें महीने में, क्योंकि वापस जाकर उस म्यूचुअल फंड के खरीदने की बारी आएगी, तो 8वें महीने हम जो भी उसकी एनएवी हो हमारे परचेजिंग डेट पे, जो भी हमने सेट करी है परचेजिंग डेट, उस एनएवी पे हम सेम अमाउंट जो हमने डिसाइड किया है हर एक ट्रेड के लिए, वो अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे। चाहे एनएवी नीचे हो, सेम हो या ऊपर हो, हम ये चेक नहीं करेंगे कहाँ है, हम खरीद लेंगे, यानी कि हम उसे एवरेज आउट कर लेंगे। और उसके बाद जो भी हमारा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हुआ है और जो ओवरऑल यूनिट्स आई हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज प्राइस आ जाएगा। और उस एवरेज प्राइस पे हमें 5% टारगेट के लिए आगे ट्रैक करना है। जिस दिन भी 5% टारगेट आए, आप वो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड के सारे यूनिट्स बेच देंगे और निकल आएंगे बाहर। तो ये है स्ट्रेटजी। अब मैं बात करता हूं कुछ पॉइंट्स की। तो इस स्ट्रेटजी में 2 मेन पॉइंट्स कंसिडर करे हैं महेश सर ने। पहला है, chosen funds are based on indices। indices मतलब इंडेक्स का प्लूरल है, indices। तो निफ्टी 50, सेंसेक्स,
निफ्टी नेक्स्ट 50। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइंग इंडेक्स में कौन कौन से इंडेक्सेस उन्होंने सेलेक्ट करके हमें दिए हैं। ठीक है, क्यों इंडेक्सेस? बिकॉज अगर आप देखें हिस्ट्री, लाइक ये मैं ट्रेडिंग व्यू पे खोलता हूं निफ्टी का चार्ट, इंडेक्सेस के साथ क्या होता है, वो अगर ऊपर जा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है इंडिया की, शेयर मार्केट उसके साथ ग्रो कर रहा है, हैंड इन हैंड चलते हैं दोनों। तो जब तक इकोनॉमी हमारी अच्छे से ग्रो करती रहेगी, हमारे इंडेक्सेस इसी तरह बढ़ते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, बीच में करेक्शंस आते हैं, लाइक लास्ट ईयर कोरोना की वजह से आया था, उससे बहुत पहले किसी और वजह से, तो कई सारी अलग अलग मेजर वजह से मेजर करेक्शन आते हैं, छोटे मोटे तो आते ही रहते हैं, लेकिन करेक्शन के बाद फिर से हमारे इंडेक्सेस ऊपर उठते हैं। हिस्टोरिकली ऐसा ही हुआ है और इसी के बेस पे हम इंडेक्स फंड को सेफ मानते हैं कंपेयर टू स्टॉक। लाइक ये निफ्टी का हो गया, ये बैंक निफ्टी का हो गया, ये निफ्टी आईटी का हो गया। तो सारे इंडेक्सेस आप देखेंगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो ऊपर की तरफ ही उठते रहते हैं। तो इसमें हमारा फंड, इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके फंसने के चांसेस या लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए एक सेफ स्ट्रेटेजी मानी जाती है। ऑफ कोर्स रिटर्न्स कम होते हैं स्टॉक के कंपैरिजन में, लेकिन ये सेफली आप अच्छे रिटर्न्स, डिसेंट रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब उसी तरफ अब यहाँ पे आप आईओसी का एग्जांपल देख लें। अगर हम ये स्ट्रेटजी एक स्टॉक में यूज करते तो यहाँ देखिए आप 2017 अगस्त में, आज से 4 साल पहले ये टॉप में था आईओसी अपने प्राइस में, लेकिन उसके बाद ये नीचे गिरा और अभी 4 साल हो गए हैं लेकिन उस प्राइस तक भी नहीं पहुंचा, उसके हाफ प्राइस तक भी नहीं पहुंचा है। तो स्टॉक्स में इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। और आईओसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, काफी बड़ी कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो ऐसा हो सकता है स्टॉक्स में, इसलिए स्टॉक्स में इतना सेफ नहीं है ये स्ट्रेटेजी। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स बेस्ड फंड्स, उसमें ये सेफ्टी है। तो सेफ्टी के लिए और डिसेंट रिटर्न्स के लिए आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। कई सारी और भी स्ट्रेटेजीज हैं, कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए है जो डिसेंट रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। थोड़ी देर में हम देखेंगे डिसेंट का मतलब क्या है। इस स्ट्रेटेजी में डिसेंट किस परसेंटेज को मैं डिसेंट कह रहा हूँ। तो जो डिसेंट रिटर्न कमाना चाहते हैं, सेफली कमाना चाहते हैं, उनके लिए है स्ट्रेटेजी। उसके अलावा आपको ज्यादा रिटर्न्स कमाने, आपके पास और अच्छी स्ट्रेटेजी है, यू वेलकम, उसे यूज कीजिए। कई सारी स्ट्रेटेजीज हैं लेकिन ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में से कुछ पार्ट निकाल के इसके लिए इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपको ये पसंद आता है, अभी आगे के रिजल्ट्स देख के, बैक टेस्टिंग देख के, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी स्ट्रेटेजी दिख रही है। क्योंकि हिस्टोरिकली जो टेस्ट किया है और हिस्टोरिकली जो इंडेक्सेस ने दिखाया है परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे लॉस होने के चांसेस कम है, हमारा पैसा फंसने के चांसेस कम है, जैसा मैंने पहले भी बताया। और दूसरा कंसिडरेशन है यहाँ पे 0% एग्जिट लोड। तो होता क्या है, जब हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं और जब हम उन्हें बेचते हैं, कईयों में तो खरीदते वक्त भी एंट्री लोड लगता है और कईयों में बेचते वक्त एग्जिट लोड लगता है। तो एग्जिट लोड का मतलब है, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड 100 के एनएवी पे खरीदा और 110 आने पे आप उसे बेचना चाहते हैं, 10% आपको गेन हो रहा है और उसमें एग्जिट लोड है 1%, तो आपको 9% गेन ही मिलेगा। एग्जिट लोड उसमें से माइनस होके आपको आपके प्रॉफिट मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने 0% एग्जिट लोड वाले इंडेक्स फंड्स चूज किए हैं ताकि वो लॉस हमें ना हो। उसके अलावा म्यूचुअल फंड में एक और चीज होती है, एक्सपेंस रेशियो। ये चीज मैंने देखी, कई लोगों को इसकी क्लैरिटी नहीं है, तो मैंने थोड़ा और रिसर्च करके कुछ आर्टिकल्स भी ढूंढे हैं। सिंपली आपको करना क्या है, म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो गूगल पे सर्च कीजिए, आपको उसकी डेफिनेशन, वो कैसे काम करता है, वो सब पता चल जाएगा। ये 2 लिंक्स हैं, ईटी मनी और इकोनॉमिक टाइम्स, जो मैंने ढूंढे, जो टॉप रिजल्ट्स में आ रहे थे। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है क्या है एक्सपेंस रेशियो। तो बेसिकली जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि वो म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड कर रही है, उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं उसको चलाने के, कंपनी चलाने के, एडवर्टाइजमेंट करने के, ब्रोकर्स को की फीस देने के, कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो एक्सपेंस कहाँ से आते हैं? आपसे ही आते हैं, जो उसको खरीद रहा है, उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होते हैं। हमारे वाले पूल में आप देखें तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो मेंशन्ड है, कितना एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो होता है ईयरली, यानी कि पूरे साल अगर आप म्यूचुअल फंड को होल्ड करके रखते हैं तो इतना लगेगा। और ये साल में एक बार नहीं लगता, ये हर दिन लगता रहता है। और एडजस्ट कैसे होता है? एनएवी में जब आपको डे क्लोजिंग पे एनएवी जो मिलती है, उसमें ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका होता है, उसके बाद आपको एनएवी मिलती है। यानी कि आप एनएवी के बेस पे ट्रैक कर रहे हैं अपना म्यूचुअल फंड और वो 5% गेन दिखा रहा है, तो वो 5% ऑलरेडी एडजस्टेड है एक्सपेंस रेशियो। ऐसा नहीं कि 5% में से इतना परसेंट और काट के वो आपको फिर आपके बचे हुए प्रॉफिट्स देंगे, वो ऑलरेडी एडजस्टेड होता है एनएवी में। इसीलिए डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान में फर्क आ जाता है एक्सपेंस रेशियो की वजह से। तो इसलिए डायरेक्ट प्लान में ज्यादा आप कमा पाते हैं थोड़ा, और
रेगुलर प्लान जो इनडायरेक्ट प्लान है उसमें कम कमा पाते हैं। तो ये आप अगर जीरोधा का अकाउंट यूज करते हैं तो वहां पे फैसिलिटी है, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कैसे होता है ये। अब आइए गूगल शीट को और आगे देखते हैं, बाकी चीजें क्या है मेरी गूगल शीट में। तो हमने ये देख लिया सारे इंडेक्सेस, उनके मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट, उनके एक्सपेंस रेशियो, उनका अंडरलाइंग इंडेक्स, ये सब आपको मिल जाएगा गूगल शीट में। उसके बाद अब बैक टेस्टिंग की बारी। तो मैंने शीट्स बनाई है बैक टेस्टिंग के लिए। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से 5% हम प्रॉफिट बुक करते हैं, तो मैंने बनाई 5%, 6%। मैंने सिर्फ इसलिए बनाई जिन लोगों को अभी भी कन्विंस नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, शायद उन्हें फिर भी लग रहा हो कि एक्सपेंस रेशियो लगेगा, तो 6% को टारगेट कर सकते हैं और यहाँ 6% का रिजल्ट देख पाएंगे। और मैंने 10% और 15% की बनाई है, लेकिन 5% में मैंने इनको समराइज भी कर दिया, सारे रिजल्ट्स यहाँ एक साथ पुल कर लिया ताकि एक साथ हम देख पाए कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं कितने परसेंट टारगेट करने पे। तो इस शीट को अगर आप खुद बैक टेस्ट करना चाहते हैं, जहां जहां आप येलो कॉलम्स देख रहे हैं वहां आपको डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे ETF या म्यूचुअल फंड, ETF क्यों, अभी तक मैंने ETF की बात नहीं करी, लेकिन थोड़ी देर आगे जाके करने वाला हूँ। यहाँ पे आप डालेंगे ETF या म्यूचुअल फंड का गूगल फाइनेंस का कोड। अगर आपको नहीं पता ये कैसे निकालते हैं गूगल फाइनेंस का कोड और गूगल फाइनेंस कैसे चलता है, गूगल शीट कैसे चलती है, मैंने एक ट्यूटोरियल सीरीज जारी करी है गूगल शीट पे, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उसको देख के सीख सकते हैं गूगल शीट्स कैसे यूज करते हैं, क्योंकि वो एक कमाल की चीज है और काफी यूजफुल चीज है। एनीवेज, यहाँ पे वापस आते हुए, तो यहाँ पे आप डालेंगे वो कोड। उसके बाद सिर्फ अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर ट्रेड, 10,000 5,000 जो भी आप करना चाहते हैं, यहाँ बढ़ा घटा सकते हैं आप। स्टार्ट डेट बैक टेस्टिंग के लिए आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, और यहाँ मैंने एक्चुअल स्टार्ट डेट भी डाल दी है, क्योंकि कई सारे फंड्स जो हमारे स्कूल में हैं वो बहुत रिसेंट हैं। तो अगर आप बहुत पुरानी डेट डालेंगे तो भी उसमें वो डेटा वहीं से पुल करेगा जहां से वो फंड लॉन्च हुआ था। तो निफ्टी 20 तो काफी पुराना है इसके हिसाब से, तो ये स्टार्ट डेट और एक्चुअल डेट सेम ही आ रही है, एक दिन का फर्क है, क्योंकि अगर आपने मेरी गूगल शीट ट्यूटोरियल देखी हो, मैंने एक्सप्लेन किया वहां एक दिन का फर्क क्यों आ जाता है। एंड देन एंड डेट, कहां तक आप टेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ मैंने टुडे डाल दिया है, टुडे का फॉर्मूला। तो जिस दिन भी आप टेस्ट करेंगे उस दिन की डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पॉपुलेट हो जाएगी। प्लस यहाँ पे टारगेट 5%, ये वाले सेक्शन में सिर्फ सेल G2 जो कि अभी यहाँ पे हाईलाइटेड है उसमें आप टारगेट डालेंगे। ये जो बाकी 6-10% ये इन शीटों से पुल हो रहे हैं, यहाँ आप चेंज करेंगे 6 को कुछ और, आगे के रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये इस बेसिस पे यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है D7 में कि गूगल फाइनेंस हमको निफ्टी 20 का क्लोज प्राइस दे दो D2 यानी कि स्टार्ट डेट से लेके F2 यानी कि एंड डेट तक, और ये सारा ऑटोमेटिकली पुल हो जाता है गूगल फाइनेंस के फॉर्मूला से। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ मैं डालता हूँ बैंक बीज। ठीक है, तो डालते ही ये सारा चेक करेगा दोबारा से, डेट्स वगैरह सारे जो मैंने पैरामीटर्स डाले हैं यहाँ पे, और उसके हिसाब से ये डेटा चेंज कर देगा ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डेट और क्लोज तो फॉर्मूला से आ गया। मंथ मैंने एक और फॉर्मूला से निकाला है कि यहाँ मुझे मंथ पता चल जाए ताकि मैं ट्रैक कर सकूँ कब मंथ चेंज हुआ। ये बैक टेस्टिंग के लिए जरूरी है। तो जहां जहां मंथ चेंज होगा वहां यस आ जाएगा, और उसके बाद मैंने काउंट किए हैं कि कितने मंथ बीत गए यहां से स्टार्ट करने पे। जो पहला यस आया वहां 1 है, नेक्स्ट यस पे 2 है, उसके बाद 3, तो इस तरह काउंट बढ़ता जाएगा लगातार। लास्ट यस पे हम देखें तो यहाँ चाहिए तो यस नहीं है, यहाँ पे हमारा डेटा आया था 25 अगस्त तक पुल किया है इसने, कल तक का डेटा है ये, और यहाँ 73 मंथ्स हो गए। तो ऐसे पुल हो रहे हैं मंथ्स। ठीक है, उसके बाद बाइंग प्राइस मैंने निकाला है, अगर ये पहला मंथ है तो इसे खरीद लो, उसके बाद कब दोबारा खरीदो, 8वें मंथ में। यहाँ आप देखेंगे इसमें 1, 8, 15, 22, तो जिस तरह ये साइकिल रिपीट होती है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में हम पहले महीने खरीदते हैं, उसकी बारी नेक्स्ट आती है 8वें महीने में। 7 म्यूचुअल फंड खरीदने के बाद 8वां महीना जो होगा तब इसकी बारी दोबारा से आएगी खरीदने की। तो वही मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, 71 तक लगाया। इसके बियॉन्ड आप टेस्ट करना चाहेंगे तो आपको फॉर्मूला में वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे बाय प्राइस आ जाता है तो ये पॉट यूनिट्स निकाल लेगा, 10,000 से डिवाइड कर देगा बाय प्राइस को, और यूनिट्स आ जाएंगी कितनी हमें मिलेंगी, इतने 10,000 के बदले। और फिर टोटल इन्वेस्ट कितना हो गया हमारा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, वो ट्रैक करता रहेगा जब जब परचेज होंगे या सेल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और परचेज हो गया तो 20,000 हो गया, और यहाँ जाके सेल हो गया तो वो नेक्स्ट 0 हो गया। फिर टोटल यूनिट्स, अगर हमने मल्टीपल परचेज किए हैं तो ये सारे यूनिट्स को यहाँ पे ऐड कर देगा, टोटल यूनिट्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद करंट फंड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जो कि फॉर्मूला से निकल रही है
नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू क्लोज प्राइस। जो भी उस दिन का क्लोज प्राइस होगा नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके उस दिन की करंट फंड वैल्यू हमें पता चल जाती है। उसके बाद हम चेंज ट्रैक कर लेते हैं, क्या वो बढ़ा है या घटा है। यहाँ पे अमाउंट में आ रहा है चेंज, और यही सेम चीज परसेंटेज में आ रही है कि कितना परसेंट बढ़ा या घटा है। और सेल में मैंने यहाँ पे ये वाली शीट, क्योंकि 5% वाली शीट है, यहाँ फॉर्मूला में देखेंगे, यहाँ G2 को रेफरेंस कर रहा हूँ। अगर G2 से बड़ा है हमारा ये चेंज, और G2 में मैंने क्या डाला है 5%। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा हो अगर, तो गूगल शीट ट्यूटोरियल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां आपको समझ में आएगा ये सब कैसे चलता है। वहां मैं नए नए वीडियोस ऐड करते जा रहा हूँ, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है वो सीरीज। ठीक है, तो यहाँ ये ट्रैक करेगा, जैसे ही ये 5% से ऊपर जाएगा यहाँ पे हमारा सेल यस हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे 5% से ऊपर नहीं गया, नहीं गया, जैसे ही 5% से ऊपर गया वो सेल हो गया। ऑफकोर्स रियल सिचुएशन में एक दिन आगे पीछे होगा, पीछे तो नहीं होगा, एक दिन आगे होगा। यहाँ 5% देखेंगे तो उसके अगले दिन सेल करेंगे, प्रॉफिट हमने बुक कर लिया जो भी इसमें इस दिन की एनएवी चल रही थी, और जितने यूनिट से मल्टीप्लाई करो टोटल प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद यहाँ पे ट्रैक करेगा टोटल प्रॉफिट कितना बुक कर लिया। तो ये पहला प्रॉफिट था, तो ये टोटल उतना ही रहेगा जब तक नेक्स्ट प्रॉफिट नहीं बुक होता। नेक्स्ट प्रॉफिट यहाँ जाके बुक हुआ तो ये बढ़ गया टोटल। और लास्ट वाले कॉलम में मैंने ट्रैक किया है डेज टेकन फॉर अचीविंग टारगेट, कितने दिन में हमें ये टारगेट मिल गया। ठीक है, तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखेंगे पहला टारगेट 5% का हमें 297 डेज में मिला, ये बैंक 20 का डेटा है। और नेक्स्ट हमारा टारगेट आया 140 डेज में, उसके बाद 34। तो ये चेंज हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम। तो इस सारे रिजल्ट की समरी मैंने ऊपर डाल दी है, ये वाली रो को आप देखें तो इस रो में ड्यूरेशन निकाला है मैंने। तो फ्रॉम दी एक्चुअल स्टार्ट डेट टू एंड डेट कितने मंथ्स होते हैं उसी को कन्वर्ट कर दिया 12 से डिवाइड करके ईयर्स में। उसके बाद टोटल बुक प्रॉफिट, जो कि यहाँ वाले बुक प्रॉफिट वाले कॉलम से आ रहा है। अनबुक प्रॉफिट अगर आप यहाँ देख सकते हैं 87 है, अगर आप इस लास्ट डेटा पे जाएं यहाँ देखेंगे आप 87, जो कि बुक नहीं हुआ है अभी क्योंकि टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो अनबुक में आ गया। तो अनबुक प्लस बुक को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद मैक्स इन्वेस्टेड एट अ टाइम वो निकाला मैंने, 20,000 आ रहा था इस वाली शीट में, ऑटोमेटिकली पुल कर रहा है फॉर्मूला से। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टेड यहां से मैंने मैक्स अमाउंट निकाल लिया। उसके बाद मैंने निकाला एवरेज मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट। तो कभी हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ऑन एन एवरेज हमारा कितना इन्वेस्टमेंट रह रहा है ओवर द एंटायर पीरियड, मैंने उसका एवरेज यहाँ पे निकाल लिया। जहां जहां हमारे टारगेट मीट हुए वहां पे कितना इन्वेस्टेड था अमाउंट, उसको मैंने एवरेज निकाल लिया इस वाली फॉर्मूला में। और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज मैंने निकाली, तो मैंने डिवाइड किया टोटल बुक प्रॉफिट को एवरेज मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट से, इससे हमें ओवरऑल प्रॉफिट का आइडिया मिल गया। और उसी को मैंने डिवाइड किया टोटल ड्यूरेशन जो कि ईयर्स में है, एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, और उसके बाद एवरेज डेज टू टारगेट, जितने डेज लग रहे थे हर एक टारगेट को अचीव करने का, उनका एवरेज वो यहाँ पे है। एवरेज को आप समझते होंगे कभी ज्यादा लगेगा कभी कम लगेगा डेज, तो एवरेज कितने डेज लग रहे हैं वो यहाँ पे है। एंड इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया एवरेज मंथ्स में बाय डिवाइडिंग इट विद 30.5, बिकॉज 30.5 को हम जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 365 के ऑलमोस्ट करीब आता है, इसलिए मैं वो वाला फिगर यूज किया है। तो इतने मंथ्स लगते हैं, बिकॉज हम ये मंथली बेसिस पे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो मंथ्स में समझना ज्यादा आसान है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हो गया इस शीट का रिजल्ट। इसके बाद जो ये 6%, 10%, 15% के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इन शीट्स से आ रहे हैं, यहाँ से पुल हो रहे हैं। तो इन शीट्स में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट डिफाइन किया, और सेल वाले में ये यहीं से पुल करता है कि यहाँ जो भी आप मेंशन करेंगे उसके हिसाब से ये चेक करता है कि इतना टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, और उसके हिसाब से सेल कर देता है आपके यूनिट्स। तो 10% में 15% में सब में ये सेम फॉर्मूलाज लगे हैं, और इनकी समरी यहाँ पुल हो रही है फॉर्मूलाज यूज करके उन बाकी शीट से, ताकि हम एक साथ यहाँ देख सकें और कंपेयर कर सकें कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं इनमें। तो इन रिजल्ट्स की समरी मैंने डाल दी है यहाँ रिजल्ट्स वाली शीट में। तो मैंने सारे टेस्ट नहीं करे, मैंने हर एक इंडेक्स से 1 या 2 फंड्स टेस्ट करे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ओके उस इंडेक्स में किस तरह का परफॉर्मेंस हमें मिल रहा है। तो जो जो मैंने टेस्ट करे वो यहाँ पे इस शीट में आप देख पाएंगे, और यहाँ पे आप कुछ ग्रीन में भी देख रहे हैं और मेरे कुछ कमेंट्स भी देख रहे हैं। अब उसके बारे में बात करता हूँ। अब इन रिजल्ट से हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है कि 5% बेस्ट है, 10% बेस्ट है या 15% बेस्ट है। ऑफ कोर्स पहली नजर में तो 15% ही बेस्ट लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि 15% ही बेस्ट है। परसेंटेज के अलावा भी हमें कुछ और चीजें देखनी बहुत जरूरी है डिटरमाइन करने के लिए कि क्या परसेंटेज बेस्ट है हमारे
कंसिस्टेंट रिटर्न्स लाने के लिए। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो ये 4 पैरामीटर्स मैंने यूज करे और आपको भी रिकमेंड करूंगा ये 4 पैरामीटर्स पे चेक कीजिएगा, तब डिसाइड कीजिएगा परसेंटेज। पहला है हाउ मच ऑफ हिस्टोरिकल डेटा वाज यूज्ड और वाज अवेलेबल फॉर बैक टेस्टिंग। यूज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादा भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन मैंने लास्ट 6 ईयर्स का ही करा है, लेकिन सब में 6 ईयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं। कुछ फंड्स उसके बाद लॉन्च हुए, कुछ फंड्स तो बहुत रिसेंटली 6 मंथ्स पहले ही लॉन्च हुए। तो जब हम कंपेयर करेंगे 6 ईयर्स वर्सेस 6 मंथ्स, ऑफ कोर्स हम सेम डेटा नहीं कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट ईयर जब कोरोना की वजह से इंडेक्स फॉल शुरू होना हुआ था जनवरी में, मार्च तक वो काफी नीचे आ गया था और उसके बाद फिर रिकवरी आई थी और काफी अच्छी रिकवरी आई। अभी आप देख सकते हैं निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो जो लास्ट 6 मंथ्स में लॉन्च हुआ फंड, उसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाई देगी हमें, क्योंकि हम 6 मंथ्स का ही डेटा देख रहे हैं और उस पीरियड का जब वो बुल मार्केट में था, बुल फेज में था, वर्सेस जब हम 6 ईयर्स का डेटा देख रहे हैं वो अलग अलग फेजेस के थ्रू आया है, बुल फेज, बेयर फेज, कोरोना फेज, साइडवेज फेज। तो उसका कंपैरिजन हम 6 मंथ से करेंगे वो फेयर नहीं है, इसलिए मैंने ये पॉइंट कंसिडर करना जरूरी समझा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट हैज बीन द मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट इन होल्डिंग एट एनी टाइम। तो हम जब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, से 10,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक ट्रेड में, अगर हमारे 10 इन्वेस्ट हो रहे हैं, फिर एक और बाय आ जाए 20, फिर एक और बाय 30, हमारा इतना पैसा फंस जा रहा है और टारगेट नहीं आया, तो वो भी एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो कम इन्वेस्टेड रहना चाहिए, हमारा कम अमाउंट ब्लॉक होना चाहिए किसी भी फंड में। तो ये एक फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर, व्हाट हैज बीन द एवरेज एनुअल प्रॉफिट परसेंट। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट परसेंट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट में, लेकिन सिर्फ परसेंटेज देख के ही ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो वो भी हम देखेंगे परसेंटेज, बट बाकी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर, व्हाट हैज बीन द एवरेज होल्डिंग पीरियड। तो हमारे फंड जब हम इन्वेस्ट करते हैं, कितने महीने तक वो टारगेट अचीव करने में कितना समय लगा रहा है, वो हमारा होल्डिंग पीरियड है। आज खरीदा और 2 महीने बाद वो टारगेट अचीव करता है, तो ये 2 महीने मेरा होल्डिंग पीरियड है। तो ऑन एन एवरेज कितना होल्डिंग पीरियड मुझे लगाना पड़ा डिफरेंट टारगेट्स में, 5% में कितना होल्डिंग पीरियड, 10% में कितना, 15% में, ये सारी चीजें हम देखेंगे और देन हम डिसाइड करेंगे कौन सा परसेंटेज बेस्ट है। तो आइए यहाँ एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है IDFC निफ्टी फंड, ये निफ्टी 50 पे बेस्ड है फंड। इसका सबसे पहले एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज देखते हैं, 9.31 विच इज फॉर 5%, 12.74 फॉर 10% टारगेट एंड 13.44% जब हम 15% टारगेट कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स पहली नजर में तो 13.44% ही हम चूज करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो 13.44% के साथ हमारे 30,000 ब्लॉक हो रहे थे। ऑन द अदर साइड जब हम 10% और 5% टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ 20,000 मैक्स ब्लॉक हुए। तो यहाँ पे तो पहले 2 विनर हैं। उसके बाद एवरेज मंथ्स टू टारगेट, जब हमने 5% टारगेट किया तो लगभग 2.5 मंथ्स लगे, उससे थोड़ा कम। और जब हमने 10% टारगेट किया तो 5 मंथ्स लगे, फेयर, क्योंकि टारगेट डबल हो गया तो होल्डिंग पीरियड भी डबल हो गया, फेयर है। लेकिन जब हमने 15% टारगेट किया तो ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है 5% का, लेकिन टारगेट में हम सिर्फ 3% ऊपर जा रहे हैं, 5% टू 15%, जो कि 3 टाइम्स है। और होल्डिंग पीरियड में ये 4 टाइम्स ऊपर चला गया, विच इज नॉट अ विन विन सिचुएशन, विच इज नॉट अ गुड सिचुएशन। सो 15% यहाँ डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट भी निफ्टी 50 पे बेस्ड है और सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, एक जैसे इंडेक्स पे बेस्ड फंड्स सिमिलर रिजल्ट्स ही देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, उसके लिए मैंने ये यहाँ पे डाला है। नेक्स्ट है ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड, ये सेंसेक्स पे बेस्ड है और इसमें 5% जब हमने टारगेट किया तो हमें एनुअली लगभग 8.12% मिला, और 10% के साथ 13.60 और 15% के साथ 9.13। ऑफ कोर्स हम सेकंड वाला चूज करेंगे, ये हमारी पहली गट फीलिंग होगी कि सेकंड वाला चूज करें, लेकिन बाकी फैक्टर्स देखते हैं। 5% के साथ हमारे 20,000 ब्लॉक होते और 10% के साथ 30,000, 15% के साथ 15,000। ऑफ कोर्स ये 2 जगह फेल हो गया, ये 15% तो हम नहीं चूज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ और चीज चेक करते हैं, एवरेज होल्डिंग पीरियड 5% के साथ लगभग 4 मंथ्स एंड 10% के साथ लगभग लेस देन 7 मंथ्स। सो दिस इज बेटर। तो यहाँ पे 10% इज showed us a better result। और कितना डेटा अवेलेबल, almost 4 years of data we have back tested। नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ्स का डेटा ही अवेलेबल था, सेम थिंग विद दिस नेक्स्ट फंड। यहाँ की परफॉर्मेंस हम कंसिडर नहीं कर सकते कि ये कंपेयर नहीं कर सकते बाकी उनसे, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे मैंने रेड में हाईलाइट किया है, क्योंकि ये वाली परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री है।
ये है ICICI Prudential निफ्टी नेक्स्ट 50 और इसका हमारा फुल 6 इयर्स का डेटा हमने बैक टेस्ट में यूज किया। 5% में तो हमें 9.17% आ गया विद इन 2.5 months, बट 10% जब हमने टारगेट किया ओवरऑल हमें एवरेज एनुअल परसेंटेज मिली 7.49% एंड द होल्डिंग पीरियड वाज 14.5 months एंड फॉर 15% होल्डिंग पीरियड वाज 19 months। तो ऑफ कोर्स ये तो क्लियर लूज है 10% और 15%, ओनली 5% इज बेस्ट हियर। सेम नेक्स्ट वाले के साथ भी है 5% इज बेस्ट। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैंने ये रिजल्ट्स तैयार करे हैं माई चॉइस ऑफ फंड्स। तो कुछ फंड्स में तो बिल्कुल अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस आया, वो तो मैं पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। तो उनकी जगह क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जीरो एग्जिट लोड वाले ही चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं गया ETFs की तरफ, इंडेक्स बेस्ड ETFs की तरफ। तो मैंने यहाँ पे आप देखेंगे इस शीट में जो फंड्स मैंने निकाल दिया उन्हें क्रॉस मार्क किया है और जो उसकी जगह ऐड किया उसे ग्रीन में ऐड किया हुआ है। और ETFs की एक्सपेंस रेशियो नहीं होती है क्योंकि वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, उनमें रखते हैं ब्रोकरेजेस और डिपॉजिटरी चार्जेस। तो इसकी एक्सपेंस रेशियो ताकि हम कंपेयर कर सके मैंने कैसे निकाला, मैंने निकाला अगर हम 10,000 इन्वेस्ट करते तो हमारा जीरो था के हिसाब से 10 रुपीज बाय करते हुए लगता लगभग ब्रोकरेज 11 रुपीज, क्योंकि हम 10% ऊपर सेल कर रहे हैं लगभग, तो हमारा 11 रुपीज लगता, प्लस जो इसका डिपॉजिटरी चार्ज है जो सेल करने पे आपको देना होता है ऑलमोस्ट 16 रुपीज। इन तीनों को ऐड करके 10,000 से डिवाइड कर दिया तो 0.37% आ गया, ताकि हम उनको कंपेयर कर सके एक्सपेंस रेशियो में से। तो ये है मॉडिफिकेशंस जो मैं अपने पोर्टफोलियो में करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स ये स्ट्रेटजी मैं यूज करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये वाले सारे फंड्स हैं मेरे। तो मैंने जितने फंड्स निकाले डिस्कार्ड किए उतने ही ETFs ऐड कर दिए। तो निफ्टी 20 जो निफ्टी 50 पे बेस्ड है, नेटफिट निफ्टी IT पे बेस्ड और निफ्टी कंजम्पशन पे बेस्ड और बैंक निफ्टी पे बेस्ड ETFs जिनकी वॉल्यूम्स काफी अच्छी हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और मैं यूज करने वाला हूँ। और इसके हिसाब से फिर मैंने बनाया एक बाइंग शेड्यूल, ठीक है, कि कब कब कौन सा फंड, हम किस फंड से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू के फंड्स पे मैंने मेनली फोकस किया जो हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो महेश सर ने दिए थे जो जो उनके फंड्स और मेरे फंड्स सेम है वो मैंने वैसे के वैसे ही रख लिए हैं। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप यही रखें, आप चेंज कर सकते हैं इसको, लेकिन मैंने जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे उनको पहले रखा है और फिर शुरुआत की यहाँ तक ही मैंने वो किया है। और उसके बाद फिर मैंने रैंडमली डाल दिए हैं, निफ्टी 50 के एक साथ रखे हैं ऑफ कोर्स, और बाकी मिक्स एंड मैच है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसी फाइल का मैंने एक पब्लिक वर्जन बनाया है ताकि मैं जो अननेसेसरी शीट्स मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाई थी वो डिलीट कर दी हैं, सिर्फ वो शीट्स यहाँ रखी हैं जो अब एक्चुअली आपको यूज करनी है इस स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो बाइंग शेड्यूल मैंने बनाया है वो यहाँ है, वो सेम है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, प्लस हाउ टू स्टार्ट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए करना क्या है, तो आपको सबसे पहले ये जो ऑरेंज वाले हैं यहाँ आपको मैनुअली डालना पड़ेगा डेटा। तो पहले आपको डालना है कितना टोटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप, अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल ले लिया 10 lakhs, बट से लेट्स मेक इट 3 lakhs। तो ये है ओवरऑल अमाउंट, ये एक ट्रेड में इन्वेस्ट करने वाला अमाउंट नहीं है, जो टोटल हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस स्ट्रैटेजी में वो अमाउंट है। सो से इट्स 3 lakhs। टोटल नंबर ऑफ फंड्स हमारे पास हैं 21। इन्वेस्ट इन वन फंड इन वन ट्रेड, तो ये डिवाइड कर देगा इसको 3 लाख को 21 से, ये आता है 14,286। ऑटोमेटिकली यहाँ फॉर्मूला लगा है, तो जो भी आप अमाउंट यहाँ डालेंगे ये आपको पर ट्रेड का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बता देगा। अब देखिए ये 14,286 है, इसको हम सिंपली राउंड अप कर देंगे, ठीक है, टू द नेक्स्ट 500 और 1000 लेवल जो भी सबसे पास हो। तो 14,286 के पास है 14,500, ये मैनुअली आपको करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला मैंने लगाया नहीं बिकॉज अगर 14,100 भी आया और मैं 1000 को राउंड अप कर दूं तो ये आपको 15,000 दे देगा, जबकि मैं 14,500 प्रेफर करूंगा। तो इसलिए आप मैनुअली ये वाला फिगर देख के इसका नियरेस्ट 500 या 1000 जो भी ऊपर है उससे वो चूज कर लीजिए, यहाँ मैनुअली डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको वो बता देगा कीप दिस अमाउंट अनयूटिलाइज्ड इन ब्रोकर्स अकाउंट। तो आपका जो भी ब्रोकर है, जीरोधा है या फिर अप स्टॉक्स है या जो भी है, वहां पे आपको 43,500 अनयूटिलाइज रखने, ये किसी और चीज में इन्वेस्ट नहीं करने, कहीं और ये किसी और चीज में इन्वेस्ट नहीं करने हैं। तो इतना क्योंकि, और ये आके से रहा है, इसे 3 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है 14,500, बिकॉज पहले मंथ में हम 3 बार परचेज करेंगे एंड ईच परचेज विल बी 14,500। तो 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा अमाउंट आ जाता है हमें पहले मंथ में कितना चाहिए। उसके बाद हमारे टोटल फंड में से
ये अमाउंट निकाल दिया पहले मंथ का, बच गया 2,56,500। इस अमाउंट को आप किसी डेट फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, सेम ब्रोकर अकाउंट में, ताकि ये पैसा आपका आइडल ना रहे, ये आपको कुछ कमा के देता रहे। आप इसे बैंक में रख के एफडी करेंगे तो एफडी में जब आप एफडी ब्रेक करने जाएंगे तो आपको चार्जेस लगेंगे, इसलिए बैंक में एफडी नहीं करना है। आप बैंक में से वैसे ही छोड़ देंगे तो बैंक के जो सेविंग्स इंटरेस्ट होते हैं वो काफी कम होते हैं वर्सेस डेट फंड्स और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स आपको दे रहे हैं। इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स और डेट फंड्स बेहतर हैं बैंक में रखने से अच्छा। तो आप यहाँ पे करें और आसानी से इंटरनली ट्रांसफर कर सकते हैं। जब अवेलेबल हो एक्स्ट्रा फंड्स तो आप दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड्स में, जब कम हो फंड्स वहां से निकाल के इन्वेस्टमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए ऐसा करना ज्यादा फायदेमंद होगा और ये भी आपको कुछ ना कुछ कमा के देता रहेगा लगातार। तो जो हमने परसेंटेज अभी थोड़ी देर पहले देखी, जो ये बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट है उसकी जो यील्ड है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो आप एक रफ आइडिया लगा लेना, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड आपको लगभग 7.5% ऑन एन एवरेज एनुअली देता है और एक डेट फंड 3% to 4% आपको देता है एनुअली। ठीक है, ये अमाउंट आपका आ गया। उसके बाद अब नेक्स्ट मंथ आपको क्या करना है, पहले मंथ तो आपने वो इन्वेस्टमेंट कर देनी है। नेक्स्ट मंथ आपको क्या करना है, अगर आपका पूरा इन्वेस्ट हो गया 43,500 तो आपको और फंड्स चाहिए होंगे नेक्स्ट सेट ऑफ म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए। तो उसके लिए आप, अगर कोई म्यूचुअल फंड बिक गया है तो वहां से कुछ अमाउंट आ जाएगा। तो आपको सिंपली ये कैलकुलेट करना है कि जो भी अमाउंट 43,500 चाहिए माइनस अगर आपका कुछ सेल हो गया म्यूचुअल फंड वहां से आ गया है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप कॉर्पोरेट फंड या डेट फंड से विड्रॉ कर लें और टोटल आपके पास 43,500 दोबारा होने चाहिए नेक्स्ट मंथ के लिए। और वो आप नेक्स्ट मंथ के परचेज डेट से 4-5 दिन पहले कर लें, ताकि अगर उसका जो सेटलमेंट डे है जब आप विड्रॉ करते हैं उतना टाइम लगता है, तो वो आपको प्रॉब्लम ना करे। तो ये है आपका नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, फंड कैसे लाने हैं, फंड को कहाँ रखना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये आपका सारा यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे 3 लाख को मैं अगर 2 लाख कर दूं, देखिए सारे फिगर्स अपने आप चेंज हो जाएंगे, सिवाय ये जो 2 ऑरेंज में है उनको हमें मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। तो इसके बाद जब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए, उसको ट्रैक करने के लिए वो भी मैंने आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट शीट बनाई है। तो यहाँ जो ऑरेंज वाले हेडर्स हैं वहां आपको डेटा भरना है, बाकी में फॉर्मूलाज लगे हैं ऑटोमेटिकली आएंगे। तो यहाँ पे आप सिंबल डालेंगे म्यूचुअल फंड या ईटीएफ का, जिस दिन आपने बाय किया वो बाय डेट, बाय प्राइस जो भी आपको एनएवी पे मिला, और कितने यूनिट्स आपको मिले वो भी आप अपने ब्रोकर अकाउंट में देख पाएंगे। और सेल टारगेट, आप जो इस पर्टिकुलर के लिए सेल टारगेट रख रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया किसी में 5% पे अच्छे रिजल्ट्स आए, किसी में 10% पे भी डिसेंट रिजल्ट्स आए, 15% में किसी में नहीं आए। तो किसी में आप चाहें तो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, किसी में 5% रखें, किसी में 10% रखें। और अगर आप ये सब हासिल नहीं करना चाहते तो सिंपली 5% रखें, सब में 5% में बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। तो यहाँ आप सेल टारगेट मेंशन कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो आपको बता देगा कि आपका कितने एनएवी पे आपको सेल करना है। ऑफकोर्स यहाँ जीटीटी नहीं चलता है म्यूचुअल फंड में, एटलीस्ट जीरोधा में तो नहीं है ऐसी फैसिलिटी, तो आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो हर दिन के एंड पे आप अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए, इस गूगल शीट में चेक कर सकते हैं, और आपको 5% से ऊपर दिख रहा है तो आप अगले दिन सेल ऑर्डर लगा दीजिए। कभी वो 5% पे आएगा, कभी वो थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि अगले दिन के एनएवी पे आपको मिलेगा, हो सकता है थोड़ा कम हो, बट ऑन एन एवरेज कभी 5% पे आया, कभी 5.5 पे आया, कभी हो सकता है 4.75 पे आ जाए। तो ऑन एन एवरेज वो 5% के आसपास रहेगा। ठीक है, बाकी सब फॉर्मूला से यहाँ पे आपका आ जाएगा, कितना इन्वेस्ट किया है, कितना टोटल इन्वेस्ट किया है, क्वांटिटी एंड ऑल दैट दोज थिंग्स। नोशनल प्रॉफिट यहाँ से आप ट्रैक कर पाएंगे कि कितना अभी चल रहा है, 5% से ऊपर है या 5% से नीचे है। यहाँ मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दूंगा ताकि ग्रीन कलर में आ जाए आपका 5% से ऊपर वाला। ऑलराइट दोस्तों, और ये हो गया जो आपने बाय किया है। उसके अलावा सेल करने वाला आप नीचे मैं एक सेक्शन दे दूंगा जहां पे आप अपने सोल्ड म्यूचुअल फंड्स का डेटा मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि अभी तक आपने कितना प्रॉफिट बुक कर लिया है, कितना कब से स्टार्ट किया था, क्या आपका ऑन एन एवरेज प्रॉफिट चल रहा है। वो सारी चीजें मैं नीचे डाल दूंगा आपके लिए। अभी मैं आपको एक डेमो देता हूं कि जीरोधा में आप कैसे म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लॉग इन होने के बाद आपको यहाँ पे अपने आईडी पे क्लिक करना है और जाना है कॉइन में। ये एक नए टैब में खुल जाएगा और कॉइन के अंदर जाके आपको टॉप में सर्च करना है जो भी म्यूचुअल फंड आपको खरीदना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हमें चाहिए आईडीएफसी निफ्टी फंड, तो आप यहाँ देखेंगे डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और IDCW, ये नहीं, आपको चूज करना है ग्रोथ वाला ऑप्शन। उस पर क्लिक करते ही वो आपको उसका पिछला हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं।
खरीदने के लिए आप बाय पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं आप कितना खरीदना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता देगा मिनिमम कितना है। तो मिनिमम देख सकते हैं 5000 है, तो 5000 आपको खरीदना पड़ेगा। और यही मिनिमम हमारी शीट में भी मेंशन है, जो महेश सर ने हमें शीट दी है, प्लस जो मैं शीट आपको दे रहा हूँ कि किस में कितना मिनिमम है। लमसम वाला देखिएगा कॉलम। ठीक है, तो उसके बाद बाय दबाने पे ये ऑर्डर चला जाएगा और फिर ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अभी मैं डाल देता हूँ बाय, उससे एकदम से ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता जैसे शेयर्स में होता है। इसमें ये यहाँ पे पेंडिंग में चला जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये है। और अगर आपको किसी वजह से कैंसिल करना है उसी वक्त आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ये डिलीट बटन दबा के। गलती से आपने ऑर्डर डाल दिया या अमाउंट चेंज करना है, गलत अमाउंट डाल दिया, किसी भी वजह से आप गलत ऑर्डर प्लेस कर दिया तो ऐसे डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी खरीद लिया, अब अगली बार दोबारा और ऐड करना है उसमें इस तरह से नहीं, आप यहाँ पे अपनी लिस्ट में देख पाएंगे वो म्यूचुअल फंड। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक्सिस मिड बैंक, ये वाला म्यूचुअल फंड था, उस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे रिडीम का मतलब है उसे बेचना, यहाँ पे रिडीम पे क्लिक करके आप उसे बेच सकते हैं। और ये बता रहा है सेटलमेंट पीरियड क्या है, T3, मतलब आज से 3 दिन बाद ये सेटल होगा, आपके अकाउंट में आएगा। और रिडीम ऑल यूनिट्स यानी आप सब कुछ बेच देंगे, या फिर अगर आप पार्शियली बेचना चाहते हैं, इस स्कीम में हम पार्शियली नहीं बेचते स्ट्रेटेजी में, तो आप ऑल यूनिट्स ही करना और उसके बाद क्लिक कर देना रिडीम। वो ऑर्डर चला जाएगा और फिर आपका ब्रोकर उसको रिडीम करेगा आपके लिए, और T3 डेज के बाद वो आपको मिल जाएगा आपके अकाउंट में उसका पैसा। ये हो गया कैसे रिडीम करना है। और कैसे बाय मोर, तो अगर आपको सेकंड बाय करना पड़ रहा है, पिछला वाला टारगेट नहीं आया, तो आप बाय मोर करेंगे, यहां से नया ऑर्डर ऊपर से नहीं डालना है, सेम पोर्टफोलियो में बाय मोर, तो यहाँ पे आप अपना नया ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जीरोधा के कॉइन के डैशबोर्ड में आप अपनी होल्डिंग्स देख पाएंगे, उनका करंट एनएवी क्या है, कितने यूनिट्स हैं आपके पास, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना चल रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जो मैंने कॉर्पोरेट या डेट फंड की बात करी, आप लेना चाहते हैं वो भी आप यहाँ जीरोधा में ले सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को खरीदना चाहते हैं, नया परचेज करना चाहते हैं, HDFC कॉर्पोरेट डालेंगे, आप देखिए वही सेम चीज, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, IDCW वगैरह वगैरह, सिर्फ ग्रोथ वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा और उसके बाद आप बाय करके उसे खरीद सकते हैं। और सेम जैसे हमने म्यूचुअल फंड में रिडीम किया था, इसमें भी रिडीम करके आप अपने यूनिट्स बेच सकते हैं। हाँ, इसमें आप पार्शियली बेचेंगे, फुल नहीं बेचेंगे, जैसे मैंने बताया आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए और पूरा लंबा वाला वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपकी काफी सारी डाउट्स क्लियर हो गई हों और ये गूगल शीट आपको काम आए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक करने में और बाकी चीजों में। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग लोग जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। जो भी उससे जुड़ा है वो काफी अप्रिशिएट कर रहा है उस ग्रुप को। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है उसे ज्वाइन करने के लिए। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपसे जल्दी ही मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।